दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक है ना? दोस्तों आज से हम फिर से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और यह रोज़ सुबह आपको मतलब 10 बजे के पहले ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो रेगुलर आपको मिल जाएगी। मैं फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो चलाता था, लेकिन अति व्यस्तताओं के चलते बीच में यह वीडियो बंद हो गई थी। लेकिन अब प्रयास रहेगा कि रेगुलर यह वीडियो आपको मिलती रहेगी। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ने से क्या होता है कि बाद में आपके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव नहीं रहता है करंट अफेयर्स को तैयार करने का। क्योंकि समय कम रहता है परीक्षाओं के समय, तो एक बड़ा हिस्सा समय का करंट अफेयर्स को तैयार करने में चला जाता है। लेकिन डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से क्या होता है कि रेगुलर वे में आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। साथ ही मंथली और जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न है उसको भी मैं आपके समक्ष देता रहूंगा, आप उसे पढ़ते रहेंगे। ठीक है। और हाँ, एक चीज है कि आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में प्रश्नों की संख्या बहुत कम रहती है, सीमित रहती है, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को केवल डालता हूं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। तो वीडियो छोटी रहेगी लेकिन उपयोगी बहुत रहेगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो आप लोग इसे पूरा देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज यानी 17 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो पहला करंट अफेयर्स आज का है वह मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और कृषि को नील गायों द्वारा हो रहे नुकसान को रोकने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है। ठीक है ना। तो देखिए, एक चीज है, ये वन लाइनर है, इसको मैं ऑप्शन में क्रिएट करूंगा। कल से संभवतः इसे ऑप्शन में क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको और आसानी हो जाए पढ़ने में, तैयार करने में। ठीक है। अभी वन लाइनर है तो आज वन लाइनर ही देख लेते हैं। देखिए, मानव वन्यजीव को संघर्ष को कम करने के लिए और कृषि को नीलगायों द्वारा हो रहे नुकसान को रोकने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है। तो देखिए, हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है। देखिए, चूंकि जंगल तो खत्म हो रहे हैं, इन जीवों के रहने की कोई जगह नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये सड़क सड़क भटकते रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। बहुत सी दुर्घटनाएं इनकी वजह से होती हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नीलगायों को मारा जाए। नीलगाय को क्या कहते हैं, ब्लू बुल भी कहते हैं। ठीक है ना, ब्लू बुल भी कहते हैं। ठीक है। तो नीलगायों को मारने के लिए जो है हरियाणा सरकार ने आदेश दे दिया है, लेकिन इसका बड़ा विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद, ये जो है सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तो मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए को कम करने के लिए नीलगायों को मारने की अनुमति हरियाणा सरकार ने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है आईआईटी कानपुर ने किसके सहयोग से किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी शुरू की है। तो देखिए, किसके सहयोग से सौर निर्जलीकरण की तकनीक शुरू की है, तो नाबार्ड के सहयोग से। ठीक है ना। आईआईटी कानपुर ने, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसने शुरू किया है, आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है और किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक की शुरुआत की है। तो सहयोग किसका है, नाबार्ड का सहयोग है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, सौर निर्जलीकरण तकनीक क्या होती है। इसमें क्या होता है, सौर निर्जलीकरण तकनीक में, इसमें सूर्य की उष्मा या इसका कह लेते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करके, सौर ऊर्जा का उपयोग करके, सौर ऊर्जा का उपयोग करके जो खाद्य सामग्री होती है उससे नमी को हटा दिया जाता है। ठीक है। खाद्य सामग्री से नमी को सुखा दिया जाता है या नमी को हटा दिया जाता है। ठीक है। नमी को हटा दिया जाता है या सुखा दिया जाता है, एक ही बात है। ठीक है। नमी को हटा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, जब किसी खाद्य पदार्थ से नमी हट जाती है तो उसकी क्या है, उसकी संरक्षण क्षमता, मतलब उसको संरक्षित करने और उसकी भंडारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो उसे संरक्षित करने और उसकी भंडारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। भंडारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि किसानों की बहुत सी खाद्य सामग्री ऐसी होती है जो केवल नमी की वजह से सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो आईआईटी कानपुर ने सौर निर्जलीकरण तकनीक के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करके खाद्य सामग्री से नमी को हटा देगा। ठीक है ना। और इससे क्या होगा, इससे जो है उन खाद्य सामग्रियों को संरक्षित करने और उनकी भंडारण क्षमता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। ठीक है। इसीलिए सौर निर्जलीकरण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यह नाबार्ड के सहयोग से, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है, मुख्यालय है इसका मुंबई में। ठीक है। मुख्यालय कहां है, मुख्यालय मुंबई में है। और कभी कभी नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है, हम लोग गलत करके आते हैं। तो देखिए, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल बैंक फॉर, यही फॉर की जगह ऑफ कर देता है। ठीक है। नेशनल
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये है नाबार्ड। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए, सौर निर्जलीकरण के द्वारा जो इनकी सब्जियां हैं किसानों की, और जो अन्य खाद्य सामग्रियां हैं जो नमी की वजह से सड़ जाती हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? सुखा लिया जाएगा और उनकी भंडारण क्षमता और उन्हें संरक्षित करने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी इससे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की नेचुरल गैस की खपत कितने प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। तो आईईए मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट दिया है और इसके अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की नेचुरल गैस की खपत कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? तो 60% तक बढ़ने की संभावना है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, 60% तक बढ़ने की संभावना है। देखिए, भारत की जो सिचुएशन है, भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 6% से थोड़ा अधिक बढ़ाकर 15% करना। भारत का जो टारगेट है वो बता देते हैं। देखिए, भारत का जो लक्ष्य है वह क्या है? भारत का लक्ष्य है 2030 तक, कब तक? 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में, ठीक है ना, ऊर्जा मिश्रण में, मिश्रण करने का जो बात होती है, अपने ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करना है। अब जब देखिए, ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा तो गैस की खपत तो बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो यही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह रिपोर्ट दिया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जो नेचुरल गैस की खपत है उसमें 60% तक की वृद्धि हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60% का मतलब जानते हैं? आधे से अधिक। ठीक है, तो आधे से अधिक हो जाता है, तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक भारत की नेचुरल गैस की खपत कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? 60%। ठीक है ना, चौथा पॉइंट देखते हैं, पंजाब सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ित लोगों को कितने हजार रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। तो देखिए, पंजाब सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ित लोगों को 10,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। ठीक है, यह एक बहुत मतलब जान लीजिए खतरनाक वो होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दुश्मनी बस किसी पे तेजाब का हमला कर देता है, ठीक है, किसी कारण से, तो देखिए उससे क्या होता है कि अगला आदमी पूरा झुलस जाता है और अगर चेहरे पर वह तेजाब पड़ता है तो पूरा रूप रंग खराब हो जाता है, बड़ी मुश्किल से जान बचती है। तो पंजाब सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ित लोगों के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, आज का जो 5वां पॉइंट है वह है पद्मश्री से सम्मानित सुकरी बोम्मा गौड़ा का 13 फरवरी 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, वो कौन थी? देखिए, पहले तो ये पद्मश्री से सम्मानित थी, इनका नाम था सुकरी बोम्मा गौड़ा। ठीक है ना, और यह 13 फरवरी को इनकी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और वो कौन थी? वह थी एक लोक गायिका थी। ठीक है, तो सुकरी बोम्मा गौड़ा कौन थी? सुकरी बोम्मा गौड़ा एक लोक गायिका थी। ठीक है ना, अब देखिए, सुकरी बोम्मा गौड़ा का जो संबंध था वो कहां से था? वह था कर्नाटक राज्य से। किस राज्य से संबंधित थी सुकरी बोम्मा गौड़ा? यह जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। ठीक है, कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। ठीक है, संबंधित थी। अब देखिए, इनके बारे में कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। यह जो है हलक्की बुक्कालिगा जनजाति की थी। क्या थी? हलक्की बुक्कालिगा जनजाति की लोक गायिका थी। ठीक है, हलक्की बुक्कालिगा जनजाति की लोक गायिका थी। ठीक है, लोक गायिका थी। तो कर्नाटक राज्य से संबंधित थी एक तो सुकरी बोम्मा गौड़ा, और ये हलक्की बुक्कालिगा जनजाति की लोक गायिका थी। ठीक है ना, अब देखिए, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसीलिए मैं इनके बारे में इतना विस्तार से पढ़ा रहा हूं। इन्होंने अपने जीवन में 5,000 से अधिक लोकगीत गाए। ठीक है ना,
5000 प्लस इन्होंने लोकगीत गाए अपने जीवन में। ठीक है, एक चीज और है, ये जो है जनजातीय संगीत परंपराओं के संरक्षण में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जनजातीय संगीत परंपराओं के संरक्षण में, जनजातीय संगीत परंपराओं के संरक्षण में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है ना, जनजातीय संगीत परंपराओं के संरक्षण में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और इसीलिए इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री दिया गया। ठीक है ना, कब दिया गया? 2017 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो सुकरी बोम्मा गौड़ा थी, इन्होंने अपनी अपना समुदाय था हलक्की बुक्का लिगा का समुदाय, उसमें शराब विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया था। क्या किया था? इन्होंने शराब विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया था, इसलिए भी इन्हें जाना जाता है। और इनके मतलब आंदोलन के बाद क्या हुआ, इनके गांव में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया। किस पर? शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया। बिक्री पर प्रतिबंध लग गया। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। जो सुकरी बोम्मा गौड़ा थी वह कर्नाटक राज्य से संबंधित थी, हलक्की बुक्का लिगा जनजाति की लोक गायिका थी और 5000 प्लस लोकगीतों का इन्होंने गायन किया है, संरक्षण किया है। जनजातीय संगीत परंपराओं के संरक्षण में इनका विशेष योगदान था, इसलिए इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने समुदाय में शराब विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया था और इनके आंदोलन के कारण शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में बड़ी सहायता मिली। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो वर्ष 2025 में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? यह पुर्तगाली फुटबॉलर है। क्या है? पुर्तगाली फुटबॉलर है। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली फुटबॉलर है। ठीक है ना, और वर्ष 2025 में ये सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों में शामिल हुए हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है, इसलिए इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। तो यह एक पुर्तगाली फुटबॉलर है और इन्हें वर्ष 2025 में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है ना। अब आइए आज के 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज का 7वां पॉइंट है, हाल ही में नई दिल्ली में 16 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाला आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, नई दिल्ली में आदि महोत्सव चल रहा है, आदि महोत्सव 2025, और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है ना, तो नई दिल्ली में देखिए, एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किसने किया, यह दूसरा प्रश्न है। तो इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है ना। चलिए आज का 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है या 8वां पॉइंट है, जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपको बताना है कि जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं वनुआतू के। ठीक है, जोथम नापत कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह वनुआतू के प्रधानमंत्री बने हैं। और वनुआतू कहाँ स्थित है? अच्छा, वनुआतू स्थित है दक्षिण प्रशांत महासागर में। वनुआतू कहाँ स्थित है? वनुआतू स्थित है दक्षिण प्रशांत महासागर में। ठीक है, महासागर में। और यह क्या है? यह एक द्वीपीय देश है। क्या है? यह एक द्वीपीय देश है। वनुआतू क्या है? यह एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है ना। इसकी राजधानी कहाँ है? वनुआतू की राजधानी भी देख लेते हैं, चूंकि ये चर्चा में है। तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है पोर्ट विला। ठीक है ना, राजधानी कहाँ है? पोर्ट विला है इसकी राजधानी। ठीक है ना, तो वनुआतू एक द्वीपीय देश है, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, इसकी राजधानी है पोर्ट विला, और जोथम नापत इस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया? तो देखिए, पीएम मोदी ने संवाद जो कार्यक्रम था वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया। यह कार्यक्रम हुआ था थाईलैंड बैंकॉक में। ठीक है, थाईलैंड बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ जिसे मोदी जी ने संबोधित किया। इसका कार्यक्रम का नाम था संवाद या वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल, इसे कहा जाता है। ठीक है ना। अब यह जो है शुरुआत कब हुई थी इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले भारत और जापान ने मिलकर के वर्ष 2015 में किया था। इसकी शुरुआत भारत व जापान ने, इसकी शुरुआत किसने किया? भारत व जापान ने मिलकर इसकी शुरुआत भारत व जापान ने मिलकर 2015 में किया था। ठीक है, इसकी शुरुआत भारत व जापान ने मिलकर 2015 में किया था। संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है ना, और यह कार्यक्रम आयोजित कहां हुआ? तो थाईलैंड में आयोजित हुआ।
ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, 10वां पॉइंट है, मागा प्लस मीगा की अवधारणा का संबंध किन दो देशों से है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की है और वहां पे उन्होंने एक शब्द दिया, मागा और मीगा, ठीक है ना। और यह दो देशों किनसे संबंधित है, यह संबंधित है भारत और अमेरिका से। मागा और मीगा की अवधारणा का संबंध किससे है, भारत और अमेरिका से है। अब मागा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मागा का मतलब होता है मेक अमेरिका, मेक अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, अगेन होता है। और मीगा का जो संबंध होता है, मीगा का संबंध क्या होता है, यह होता है मेक इंडिया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ठीक है, ग्रेट अगेन। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मागा और मीगा क्या है। तो मागा और मीगा की अवधारणा का संबंध किन दो देशों से है, भारत व अमेरिका से है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा के दौरान इन दोनों शब्दों को बताया है और इसका फुल फॉर्म भी उन्होंने बताया कि मागा का फुल फॉर्म है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मीगा का फुल फॉर्म है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो इसे याद रखिएगा, मागा और मीगा क्या है, ठीक है ना। अब चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया। तो देखिए, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट किसने जारी किया, तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इस दृष्टिकोण से इसे याद रखिएगा कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट का प्रकाशन किसने किया, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 का प्रकाशन किया है, उसे जारी किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखें, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1971 में, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आज का 12वां पॉइंट है, ठीक है, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है। देखिए, एक गुलाबी अग्निरोधी का प्रयोग किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि कैलिफोर्निया के जंगलों में बहुत भीषण आग लगी थी। अमेरिका जैसा ताकतवर देश जो है पानी मांग रहा था, पानी भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत थी, तो पानी भी नहीं था और अमेरिका जैसा देश लाचार स्थिति में इस चीज को देख रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरकीब निकाली और आग को बुझाने के लिए एक गुलाबी अग्निरोधी का प्रयोग किया उन्होंने। और इस गुलाबी अग्निरोधी यह तब से चर्चा में है कि इसका मुख्य तत्व कौन सा है, गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है, तो यह है अमोनियम फास्फेट, ठीक है। तो कैलिफोर्निया के जंगलों में जो लगी आग है उसको बुझाने के लिए जो चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी तत्व जो है, उसका मुख्य तत्व क्या है, वह है अमोनियम फास्फेट, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। अब चलिए गुलाबी अग्निरोधी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, गुलाबी अग्निरोधी का जो प्रयोग है इसे कहते हैं पिंक, पिंक फायर रिटार्डेंट, ठीक है, रिटार्डेंट, ठीक है, पिंक फायर रिटार्डेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो प्रयोग होता है वह आमतौर पर जंगलों की आग बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके लिए इसका प्रयोग, प्रयोग जंगल की आग बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत आसानी से बताऊंगा। जंगल की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पिंक फायर रिटार्डेंट या गुलाबी अग्निरोधी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इसके मुख्य घटक जान लेते हैं। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मुख्य घटक है इसमें अमोनियम फास्फेट, क्या है, अमोनियम, अमोनियम फास्फेट, ठीक है, अमोनियम फास्फेट या अमोनियम, या अमोनियम, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, अमोनियम फास्फेट या अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब इसका रंग जो होता है, इसका रंग होता है गुलाबी। इसका रंग गुलाबी क्यों रखा जाता है, ताकि जब इसे हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से गिराया जाए तो इसे आसानी से देखा जा सके, किसके लिए, आसानी से देखा जा सके, ठीक है, आसानी से देखा जा सके, इसलिए इसका रंग गुलाबी रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक एजेंट मिलाया जाता है जिसे कहते हैं गाढ़ा करने के लिए, इसे गाढ़ा करने के लिए एक एजेंट मिलाया जाता है, गाढ़ा करने वाला एजेंट होता है इसमें, ठीक है, वह भी इसमें मिला होता है और यह इसे चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है, इसे चिपचिपा बनाता है। और इसे चिपचिपा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यह पेड़ों तथा झाड़ियों पर चिपक सके, किस पर, पेड़ों तथा झाड़ियों पर
झाड़ियों पर चिपक सके इसीलिए क्या किया जाता है, इसे चिपचिपा बना लिया जाता है। और इसमें थोड़ा सा पानी का भी उपयोग किया जाता है। पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? पानी का उपयोग इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए किया जाता है, पतला करने के लिए आवश्यकता अनुसार, ठीक है, इसे पतला करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यह काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, काम कैसे करता है यह देख लेते हैं। तो देखिए ये गुलाबी अग्निरोधी जो है यह काम कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है कि गुलाबी अग्निरोधी को हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के माध्यम से जंगल पर गिराया जाता है। तो जब इसे किसी जलती हुई सतह पर गिराया जाता है, जलती सतह पर गिराया जाता है, ठीक है ना, इसे जलती सतह पर जब गिराया जाता है तो यह क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करता है या कम करता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करता है, ठीक है, कम करता है। और इस प्रकार जो है आग बुझाने में मदद करता है। क्या करता है? इस प्रकार आग बुझाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए गुलाबी अग्निरोधी जो होता है वह किसी जलती सतह पर जब गिरा दिया जाता है तो वहां क्या करता है, यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है जिससे आग फैल नहीं पाती है। इस प्रकार यह आग बुझाने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है यह जलने वाली जो सामग्री होती है उसे ठंडा करता है, ठीक है, ठंडा करता है। जो जलती हुई सामग्री होती है उसे ठंडा कर देता है। और जलने की जो गति है, अब जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जलने की गति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, गति को धीमा कर देता है। अब देखिए दो तरह से, एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और दूसरी जब वह लकड़ी या कोई सतह जहां आग लगी है वह ठंडी हो जाएगी तो वैसे भी जलने की गति धीमी हो जाएगी। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है यह गुलाबी अग्निरोधी, यह क्या काम करता है, तीसरा यह क्या करता है कि यह पेड़ों और झाड़ियों पर, किस पर, पेड़ों और झाड़ियों पर यह क्या करता है, एक सुरक्षा कवच बना देता है। पेड़ों और झाड़ियों पर यह क्या करता है, एक सुरक्षा कवच बना देता है जिससे जब आग जो है इसके पास आती है तो वह भड़कती नहीं बल्कि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, यह जो है पेड़ों और झाड़ियों पर एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और जब आग इसके संपर्क में आती है तो वह भड़कती नहीं है बल्कि धीरे धीरे शांत होती है, क्योंकि ऊपर मैंने बताया कि यह जलती सतह पर जब गिरता है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है, उस सतह को ठंडा करता है जिससे जलने की गति को धीमा कर देता है, और पेड़ों और झाड़ियों पर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है जिससे जब आग इसके संपर्क में आती है तो भड़कने की बजाय शांत होने लगती है, ठीक है ना। अब इसका उपयोग जंगल की आग को रोकने में किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने में किया जाता है। और एक चीज और है, जब भवन निर्माण होता है, भवन निर्माण में अग्निरोधी कोटिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भवन निर्माण में अग्निरोधी कोटिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए आप, यहां एक प्रश्न और आपको मिल गया कि अगर भवन निर्माण में अग्निरोधी कोटिंग कराना है तो उसमें कौन सा मुख्य तत्व होता है। तो भवन निर्माण में देखिए, भवन निर्माण में होने वाली अग्निरोधी भवन निर्माण में होने वाली अग्निरोधी कोटिंग का मुख्य तत्व कौन सा है, ठीक है, मुख्य तत्व कौन सा है, तो वह तत्व कौन सा है, वह है अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट ये दोनों जो है क्या होता है, यह जो है भवन निर्माण में होने वाली अग्निरोधी कोटिंग का मुख्य तत्व होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में आग लगी है और आप जानते हैं कि अगर अमेरिका छींक देता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।